हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, उत्पादन के नियम, साधन, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल। तो कल की वीडियो में हमने ये वाला जो टॉपिक है कवर कर लिया था और आज जो वीडियो है वो है पैमाने के प्रतिफल के बारे में। तो आज हम पैमाने के प्रतिफल के नियम को कवर करेंगे। तो आओ देखते हैं क्या होता है ये नियम। तो पैमाने के प्रतिफल मीन्स रिटर्न्स टू स्केल, मीन्स जब उत्पादन का जो पैमाना है वो बढ़ता है तो किस तरह का परिवर्तन आता है, स्केल बढ़ता है तो किस तरह का परिवर्तन आता है। तो ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो दीर्घकाल में लागू होते हैं और यहाँ पर क्या है, सभी साधन परिवर्तनशील होंगे और हम उन्हें स्थिर अनुपात में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर हमने श्रमिक और पूंजी का प्रयोग कर रहे हैं हम, और तो हम अगर पूंजी की मात्रा डबल करते हैं तो हमारे पास श्रम की मात्रा को भी डबल करने का राइट होता है, भी समय होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात से परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। तो मीन्स जो साधन है हमारे, अगर हम उनको बदल रहे हैं, कारक मीन्स फैक्टर्स जो हैं, अगर हम उनको बढ़ा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्यू मीन्स आउटपुट भी बढ़ सकता है। तो यह क्या है, दीर्घकालीन धारणा है क्योंकि यहाँ पर सारे साधन परिवर्तनशील हैं। तो पैमाने के प्रतिफल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाने से जो उत्पादन का पैमाना है वही बदल जाता है। एरिया जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी बदल सकता है, अर्थात उत्पादन छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर होने लगता है। तो अब हम इस नियम को, पैमाने के प्रतिफल के नियम को 3 स्थितियों में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्थिति है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यह उत्पादन की कौन सी स्थिति है, ये वह स्थिति है जिसमें यदि सभी कारकों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो जो उत्पादक है वो पूंजी और श्रमिक इनका प्रयोग कर रहा है और वो क्या करता है कि उत्पादन के इन साधनों में वो 5% की वृद्धि कर देता है। तो कारकों में वृद्धि हो गई 5%। अब इस 5% की इंक्रीज की वजह से जो उत्पादन है उसमें इंक्रीज होता है 10% का। तो मीन्स जितना हमने साधनों को बढ़ाया उसके कंपैरिजन में उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इसको हम कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। इस सेम चीज़ को हमने डायग्राम से भी दिखाया हुआ है। देखो OX एक्सिस पर हमने क्या दिया है, इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, मतलब जितने भी कारक हैं उनमें समान मात्रा में, समान अनुपात में यहाँ वृद्धि हो रही है। और यहाँ हमने दिखाया उत्पादन में होने वाला प्रतिशत वृद्धि, उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि को हमने OY एक्सिस पर दिखाया है। और ये क्या है, ये उत्पादन वक्र है। और आप देखिए यहाँ पर हमने इनको वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से हमने ये वैल्यूज शो कर दी हैं। और उत्पादन की भी हमने ऐसी वैल्यूज शो कर दी हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। अब हम क्योंकि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कर रहे हैं तो हमने क्या दिखाया यहाँ पर कि जो कारक हैं उनमें पहले 10% उनकी वैल्यूज का यूज हो रहा था, 10 से जब हमने साधनों की 15% वैल्यूज का यूज करना शुरू कर दिया, इकाइयों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो ये कितना डिफरेंस है, ये है 5%। अब साधनों में 5% की वृद्धि करने से जो उत्पादन है वो कितना बढ़ गया, ये 15 से 25 हो गया। तो मीन्स ये क्या है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब ये जो बढ़ते प्रतिफल है इसके लागू होने के पीछे क्या कारण है, मीन्स कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जब एक फर्म उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसको कई तरह की किफ़ायतें प्राप्त होती हैं। किफ़ायतें मतलब लाभ प्राप्त होते हैं, कुछ उसको फ़ायदे होते हैं जब वो पैमाना बढ़ाती है। तो उसकी लागत क्या होगी, कम होने लग जाएगी। इस प्रति इकाई उसका साधन उत्पादन जो होता है वो बढ़ने लग जाएगा। तो जो ये किफ़ायतें होती हैं ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहली तो है पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और दूसरी है पैमाने की बाहरी किफ़ायतें। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें क्या होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं।
तो ये किफ़ायतें क्या हैं, ये एक फर्म को मिलती हैं जो वो अपने निजी प्रयत्न करती है, जिसके कारण वो अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है। तो उसके कारण जो एक फर्म को लाभ मिलता है उसको हम बोल रहे हैं आंतरिक किफ़ायतें, क्योंकि उद्योग की उसी फर्म को ये लाभ होगा जिसने अपना पैमाना बढ़ाया है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं आंतरिक किफ़ायतें। अब ये जो किफ़ायतें हैं कई प्रकार की हो सकती हैं, इकोनॉमीज जो है कई तरह की हो सकती हैं। पहली है तकनीकी किफ़ायतें, टेक्निकल इकोनॉमीज। तो मैं जब फर्म अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा लेती है तो उसके लिए क्या संभव हो जाता है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना और अच्छी मशीनों का, अच्छी तकनीक का प्रयोग करना फर्म के लिए संभव हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी लागत जो है वो कम कर लेती है। दूसरा है श्रम संबंधी किफ़ायतें, लेबर इकोनॉमीज, कि फर्म द्वारा श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है। श्रम विभाजन का मतलब ही यही है कि श्रमिक को उसकी कार्य कुशलता के आधार पर काम देना। तो जब काम को कार्य कुशलता के आधार पर बांटा जाएगा तो उसकी वजह से श्रम की उत्पादकता भी नेचुरली बढ़ेगी और लागत कम होने लग जाएगी। तीसरी तरह की किफ़ायत है प्रबंधकीय किफ़ायतें, मैनेजरियल इकोनॉमीज, मीन्स मैनेज करने, काम को मैनेज करने की जो इकोनॉमीज हैं उनको हम बोल रहे हैं प्रबंधकीय किफ़ायतें। कि फर्म जो है कुशल और योग्य प्रबंधकों को लगाने में सक्षम हो जाएगी, जिसके कारण जो कुशलता है काम को करने की, जो उनकी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी और लागत और भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है वित्तीय किफ़ायतें, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, कि फर्म का जो आकार बढ़ गया, स्केल बढ़ने का मतलब यही है आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने से जो फर्म है उसकी साख बढ़ती है, साख का मतलब जो उसकी इकोनॉमी में पोजीशन है वो सुधर जाती है। तो फर्म को कम ब्याज की दर पर उचित मात्रा में लोन प्राप्त होने लगेगा। इसको हम कहते हैं वित्तीय किफ़ायतें। नेक्स्ट है क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें, इकोनॉमीज ऑफ परचेज एंड सेल, कि फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसको बड़ी मात्रा में कच्चा माल चाहिए होगा जो कि उसको सस्ती कीमतों पर प्राप्त होने लग जाएगा और उसको अपने माल को आगे बेचने के लिए कमीशन भी कम देनी पड़ेगी। तो इस तरह के लाभ या किफ़ायतें जो मिल रही हैं उनको कह रहे हैं हम क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें। सिक्स्थ है जोखिम संबंधी किफ़ायतें, इकोनॉमीज ऑफ रिस्क, कि जब फर्म अपना आकार बढ़ा लेती है, स्केल को बढ़ा लेती है, तो उसमें जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण वह अधिक लाभ प्राप्त करने वाले कार्य करने में समर्थ हो जाती है। तो ये जो हमने 6 पॉइंट्स किए हैं ये सब क्या हैं, ये हैं आंतरिक किफ़ायतें। फर्म को जो लाभ या फायदे मिल रहे हैं अपना स्केल बढ़ाने में वो हैं आंतरिक किफ़ायतें। अब हम देखते हैं बाहरी किफ़ायतों के बारे में। और बाहरी किफ़ायतें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये वो किफ़ायतें हैं जो किसी उद्योग या उद्योगों के समूह के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण सभी फर्मों तथा उद्योगों को प्राप्त होती हैं। ये एक ही फर्म पे कंसंट्रेटेड नहीं है कि उस फर्म का अपना आकार बढ़ाने से मिलती है, बल्कि ये उस स्थिति में भी प्राप्त हो सकते हैं जब दूसरी फर्म अपना विस्तार करती है, तो इसका लाभ सभी को मिलने लग जाता है। तो बाहरी एफर्ट्स की वजह से ये इकोनॉमीज मिलती हैं, इसलिए इनको बाहरी किफ़ायतें बोलते हैं। इनके प्रकार देख लेते हैं। पहला है केंद्रीयकरण की किफ़ायतें, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन भी कहते हैं इसको, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। तो मीन्स केंद्रीयकरण का मतलब क्या है कि एक ही स्थान पर कई फर्मों के होने के कारण उनको कई तरह के लाभ मिलने लग जाते हैं। वो लाभ कैसे हैं, जैसे उन्हें शिक्षित श्रमिक मिलने लग जाते हैं, बैंक्स की सहायता मिलने लग जाती है, सहायक उद्यम भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो जिसके कारण सभी फर्मों की उत्पादन की लागत कम हो जाती है। दूसरा है सूचना संबंधी किफ़ायतें, कि जब किसी उद्योग की कई फर्म एक ही नगर में स्थापित हो जाती हैं तो जो तकनीकी पत्रिकाएं हैं वहाँ से प्रकाशित होने लग जाती हैं। उद्योग को नई नई सूचनाएं जैसे कीमतों में होने वाले परिवर्तन, नए बाजारों की स्थापना आदि बहुत कम खर्च पर सभी फर्मों को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि एक फर्म को अपने आसपास क्या हो रहा है या कीमतों में कैसा परिवर्तन आ रहा है, कैसे कैसे नए बाजार, नई तरह की वस्तुएं इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उस पर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो इनको हम कहते हैं सूचना संबंधी किफ़ायतें। और थर्ड है विकेंद्रीयकरण की किफ़ायतें। यहाँ विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या है,
ये एक तरह से हम डिवीजन ऑफ वर्क ही कह सकते हैं कि किसी उद्योग का विकास हो जाने पर जो उसके कार्य हैं वो कई छोटे छोटे भागों में बांट दिए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कपड़ा मिल का एग्जाम्पल लिया है। अब कपड़ा मिल में अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं या कारखाने बना दिए जाते हैं, तो एक ही कारखाने को रंगाई बुनाई का काम नहीं करना पड़ता, वो काम अलग अलग कारखानों में बांट दिया जाता है। जो कारखाना जिस काम में कुशल होगा उसको वही काम करना पड़ेगा, तो इसका लाभ सभी फर्मों को पहुंचता है क्योंकि उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, लागत घटेगी, तो इनको हम कह देते हैं विकेंद्रीयकरण की किफायतें। अब पैमाने के प्रतिफल की दूसरी स्थिति है पैमाने के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो पैमाने के समान प्रतिफल मीन्स वो स्थिति जिसमें यदि सब कारकों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें देखिए ओ एक्स एक्सिस पर फिर से जैसे हमने पिछले डायग्राम में किया था, यहाँ हमने क्या दिखाया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, मीन्स साधनों का जो प्रतिशत अनुपात बढ़ रहा है उसको हमने यहाँ दिखाया हुआ है, और ओ वाई एक्सिस पे हमने दिखाया हुआ है उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। तो ये जो डायग्राम है, ये जो उत्पादन वक्र है, ये 45 डिग्री एंगल पे बना हुआ है। ये आप सबको पता है 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल इसके मिडल में मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल मिड में बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ की हुई है। तो मीन्स ये क्या शो कर रही है कि जब साधनों में 10 से 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी वजह से उत्पादन कितना बढ़ता है, उत्पादन भी 10 से 20% हो जाता है। इस साधनों में जो 10% की वृद्धि की है उसकी वजह से जो उत्पादन है वो भी कैसे बढ़ गया, वो भी इक्वल परसेंटेज से बढ़ गया, 10% ही उसमें भी वृद्धि हो गई है। तो इसको हम कहते हैं उत्पादन के समान प्रतिफल, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज सेम है। तो अब ये नियम लागू क्यों होता है, इसको भी देख लेते हैं कि पैमाने के समान प्रतिफल लागू होने के पीछे क्या कारण है। कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब पैमाने की किफायतें और पैमाने की जो हानियां हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पैमाना बढ़ता है तो फायदे तो होते हैं फर्म को, लेकिन साथ ही साथ उसको प्रबंधकीय बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। सब कामों को प्रॉपर वे में चलाने में कई बार फर्म को दिक्कतें आती हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रबंधकीय बाधाएं। तो जिसके कारण पैमाने की जो हानियां हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। तो एक फर्म को हम कुशल कब मानेंगे, जब उसकी ये जो पैमाने की हानियां हैं उसको वो पैमाने की बचतों के द्वारा संतुलित कर ले। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जहां पैमाने की किफायतें तथा हानियां ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैमाने के समान प्रतिफल लागू होने की स्थिति। अब थर्ड स्थिति कर लेते हैं हम। थर्ड स्थिति है पैमाने के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल, मीन्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब जब पैमाना बढ़ा रहे हैं, पैमाना बढ़ने के बाद भी जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं, उत्पादन जो है वो कम बढ़े, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि यदि सभी कारकों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होगी। तो मीन्स यदि साधनों में 10% की हमने वृद्धि कर दी, साधन हमने 10% बढ़ा दिए, लेकिन उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो सिर्फ 5% हुई, तो ये क्या है, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसी स्थिति को मैंने यहाँ डायग्राम से शो किया है। ओ एक्स एक्सिस पर वही है, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, मीन्स साधनों में प्रतिशत वृद्धि को यहाँ दिखाया गया है, उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि को यहाँ दिखाया गया है। तो इसी तरह से हमने जैसे पहले 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे पॉइंट्स लिए थे, ऐसी परसेंटेज हमने यहाँ पर दिखाई हुई है और यही परसेंटेज हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो यदि साधनों में 15 से 25 कर दिए हमने, साधन 15% से 25% साधन हमने लगा दिए, तो इसके फलस्वरूप उत्पादन 10% से 15% हो गया। तो ये सिर्फ 5% ही इसमें वृद्धि हुई, जबकि साधनों में 10% की वृद्धि हुई थी। तो इसको हम कह देते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसके पीछे जो रीजंस हैं वो देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की, पैमाने के घटते प्रतिफल क्यों लागू होते हैं और
ये ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी उत्पादक नहीं बच सकता है, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, उसको इस स्थिति का सामना करना ही पड़ता है। तो ये कारण क्या है कि जब हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं तो एक सीमा के बाद प्रतिफल घटने लगते हैं। तो इस स्थिति को ही हम क्या कह रहे हैं, घटते प्रतिफल का नियम। तो उत्पादन का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता है तो जो पैमाने से हमें हानियां प्राप्त हो रही हैं वो किफ़ायतों के प्रभाव को कम कर देती हैं, तो जिसके कारण पैमाने के प्रतिफल घटने लगते हैं। तो जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या व्यूज़ दिए हैं, उनका मत क्या है कि एक उद्यमी तभी कुशल माना जाएगा जब वो अपनी इस स्थिति को आने ही ना दे, मतलब उसके जब जो उसको लाभ मिल रहे हैं वो हानियों की तुलना में कम हो जाएं, तो हम उस स्थिति को ही क्या बोल रहे हैं, घटते प्रतिफल। तो उत्पादक कुशल तभी होगा जब वो इस स्थिति को ना आने दे। अब जो ये पैमाने की घटते प्रतिफल मिल रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, पैमाने की हानियां, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मीन्स इकोनॉमी से उल्टा डिस इकोनॉमीज का जब सामना करना पड़ता है तो ये नियम लागू होना शुरू हो जाता है। तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली तो है आंतरिक हानियां, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो ये किसी विशेष फर्म द्वारा एक सीमा के बाद अपना उत्पादन बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे फर्म अपना आकार बढ़ाती है तो उसको किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, वहां पर जैसे प्रबंध, प्रशासन, इन सबको संतुलित करना उसके लिए कठिन समस्या बन जाती है, जिसके कारण औसत लागत बढ़ती है। दूसरा है बाहरी हानियां, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज का जो इफेक्ट पड़ रहा है, बाहर जो भी हैपन हो रहा है, बाकी फर्म जो भी कर रही है उससे भी उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर वातावरण दूषित हो जाए, दूषित वातावरण की समस्या का सामना सभी फर्मों को करना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट सभी पर पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल।